नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी की क्विक रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम हिंदी के जो आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं एमसीक्यू के रूप में, और साथ साथ में जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी कवर कर जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरी वर्णमाला का रिवीजन किया था, उनकी अच्छे से जो कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके नए कॉन्सेप्ट, उनको डिटेल में और सरल भाषा में कवर किया था। आज के वीडियो में हम विराम चिन्हों को लेकर बात करेंगे। विराम चिन्ह को लेकर हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो विराम चिन्ह के भी आपका एक अच्छे से रिवीजन यहां पर हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी हिंदी की क्विक रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपका हिंदी में कोई सेक्शन वीक है तो हिंदी की डिटेल क्लासेस, चाहे एमसीक्यू या थ्योरी, वो भी ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? देखिए, इनमें से कौन सा चिन्ह है जो अर्धविराम का है? अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? अर्धविराम जहां पर हमें अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना हो और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, ठीक है, उस कंडीशन में अर्धविराम का इस्तेमाल होता है। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमीकोलन कहा जाता है, ठीक है, और सेमीकोलन का निशान क्या होता है? ये होता है। तो ये आपका अर्धविराम है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एग्जाम में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अर्धविराम, अल्प विराम, उपविराम और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम और अल्प विराम तो कॉमन है, बहुत बार यूज होते हैं, तो वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। अर्धविराम और उपविराम में कंफ्यूजन हो जाता है। ये आपका सेमी कॉलन है, ठीक है, और ये आपका कॉलन कहलाता है। तो ये आपका उपविराम है, ये आपका अर्धविराम है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा आ जाता है और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार जल्दबाजी में आप सीधा इस पर टिक कर देते हैं। जो कॉमा है आपका, ये क्या है? अल्प विराम है, ये उपविराम है, ये अर्धविराम है और ये पूर्ण विराम है, ठीक है। अर्धविराम का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है? अर्धविराम का इस्तेमाल 2 उपवाक्यों को जिनको और शब्द से नहीं जोड़ा जाता, उन उपवाक्यों को अर्धविराम से जोड़ा जाता है। जैसे कल रविवार है, फिर बीच में अर्धविराम लगाया जाएगा, छुट्टी का दिन है, फिर लगाया जाएगा घूमने चलेंगे। तो 2 उपवाक्यों को जिनको और से नहीं जोड़ा जाता या नहीं जोड़ा जा सकता, वहां पर आपका अर्धविराम लगता है, ठीक है। इसके अलावा अर्धविराम का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा उपाधियों को एक साथ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि BALLB, तो यहां पर बीच में जो चिन्ह आता है वो अर्धविराम का आता है। 2 उपाधियों को साथ में लिखने के लिए उनके बीच में कौन सा चिन्ह आता है? अर्धविराम आता है। इस चीज को ध्यान रखना, कॉमा नहीं आता वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, हंसपद विराम चिन्ह, इसका चिन्ह कौन सा होता है? यह होता है आपका ऐसा वाला। और इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं जब लिखने में कोई अक्षर छूट जाए तो उसका संकेत देने के लिए। जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं और मान लीजिए हमने ये वाक्य लिखा, इसके बीच में कुछ छूट गया, तो हम यहां पर इस तरीके से निशान लगाते हैं और उस चीज को, जो छूटी हुई चीज है, उसे ऊपर लिख लेते हैं। तो हंसपद चिन्ह क्या काम आता है? लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, जैसे हम यहां पर लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई अक्षर छूट गया, यहां पर ऐसे लगा के फिर ऊपर हम कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। हंसपद चिन्ह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक की बात नहीं कर रहे हैं, विस्मरण चिन्ह किसको कहा जाता है? इसी चिन्ह को कहा जाता है, ठीक है, हंसपद चिन्ह को। और क्योंकि यह करेक्शन के लिए होता है तो इसे त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह किसको कहते हैं? हंसपद चिन्ह को कहते हैं, ठीक है। कौन सा चिन्ह होता है? यह वाला चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, 2 विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? 2 अपोजिट शब्द होते हैं, जैसे जय पराजय हो गया आपका, शुभ अशुभ हो गया, लाभ हानि हो गया। इनके बीच में कौन सा आप विराम चिन्ह लगाते हैं? इनके बीच में आप योजक विराम चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, योजक विराम चिन्ह की अगर हम बात करते हैं
जब कोई पद दो या दो से ज्यादा शब्दों से बनता है तो वहां पर योजक चिन्ह लगता है। जैसे हम लाभ हानि लिखते हैं, एक ही पूरा पद है, एक साथ हम इसको पढ़ेंगे तो इनको किसके माध्यम से बनाया जाएगा? योजक चिन्ह के माध्यम से। इसके अलावा हम लिखते हैं शुभ अशुभ, रात दिन लिखते हैं वो भी योजक चिन्ह आएगा, अमीर गरीब लिखते हैं तो भी योजक चिन्ह आपका आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर यह है, योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नाम आपको पूछे जाते हैं, आप इजीली बता देंगे। नए क्वेश्चन हिंदी में वहां से डेवलप होते हैं जब उसी चीज का आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम पूछा जाए। और इस सीरीज में हम ऐसे ही आपके बेसिक और नए कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हमने वर्णमाला में किया वैसे ही अब हम यहां पर कर रहे हैं। तो योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है वो ये होता है, छोटा सा डैश होता है, इंग्लिश में इसे हाइफन चिन्ह कहा जाता है। और कहां कहां पर इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है? हमने कहा दो विपरीत शब्दों के बीच में, जो दो समानार्थी शब्द होते हैं उनके बीच में भी इसी का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कपड़ा लता की बात करें, धन दौलत की बात करें, हम कूड़ा कचरा की बात करें, तो एक जैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, वहां पर भी योजक चिन्ह लगता है। जब संज्ञा, एक ही संज्ञा बार बार आ रही हो तो भी आपका योजक चिन्ह लगता है, जब संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही हो। जैसे हम बात करें घर घर, तो घर घर में दो बार आ रहा है, बीच में आपका योजक लगेगा। हम कहते हैं कण कण, रोम रोम, बूंद बूंद, इस तरीके से। इसके अलावा जब एक सार्थक शब्द हो और एक निरर्थक शब्द हो, दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाए तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? यही योजक चिन्ह लगेगा। जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी खा लो, खाना वाना खा लो, पानी वानी पी लो, तो यहां पर पानी क्या है? सार्थक शब्द है, वानी आपका निरर्थक शब्द है, तो इनके बीच में भी योजक लगता है। नेक्स्ट है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई बात आपने कही और उसको स्पष्ट करने के लिए, उसकी डिटेल देने के लिए विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह आपका ये वाला होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी बात कहते हैं या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम लिख दें यहां पर संज्ञा के आपके 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए हम विवरण चिन्ह को यहां पर लगा देंगे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें किसी शब्द की अगर हमको विशेषता दिखानी है, जैसे मान लीजिए हमको इसकी विशेषता दिखानी है, तो इसके नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं और इस रेखा को रेखांकन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे अंडरलाइन कहा जाता है और रेखांकन के अलावा इसका अन्य नाम है अधोरेखा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनको रेखांकित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है अंडरलाइन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? ये सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेक्टेड हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम क्विक रिवीजन कर जाते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। संज्ञा की द्विवृत्ति हो, जब एक ही संज्ञा 2 बार आए तब कौन सा चिन्ह लगता है? तब आपका योजक चिन्ह लगता है। इसके बारे में अभी हमने ऊपर डिटेल में देखा था। ऑप्शन डी सही आंसर है। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को जब हम कोट करते हैं तो हम उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण चिन्ह जिनको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा या उदाहरण चिन्ह आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक होता है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। कल के वीडियो में भी हमने इसको पूरा क्लियर किया था। जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है इसे एकल उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनको दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। एकल वाले का इस्तेमाल कहां पर होता है? जब हमें किसी शब्द पर विशेष बल देना हो तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिख दूं सचिन महान खिलाड़ी है, तो महान के साथ मैं यहां पर उदाहरण चिन्ह लगा दूंगा सिंपल, क्योंकि मुझे इस पर ज्यादा जोर देना, इस पर ज्यादा फोकस करवाना है। जब हम किसी दूसरे की कही हुई बात को कोट करते हैं, एज इट इज उसको लिखते हैं, जैसे हमने कल भी देखा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो चीज जब हम दूसरे की बात को कहते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आती है। और वही बात आपसे पूछी गई है, महत्वपूर्ण कथन को किन विराम चिन्हों में लाया जाएगा? उदाहरण चिन्ह तो होगा, लेकिन कौन सा वाला? दोहरा उदाहरण चिन्ह। ऑप्शन
ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। अगला है अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वार के बारे में कल हमने वर्णमाला में डिटेल में जाना था। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में हमारे मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, दोनों से ध्वनियां निकलती है, दोनों से हवा निकलती है, लेकिन नाक से ज्यादा और मुंह से कम निकलती है। अनुनासिक, इसमें भी दोनों का इस्तेमाल होता है। अनुनासिक में मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, नाक से कम निकलती है। जो अनुस्वार है, इसका जो चिन्ह होता है, स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, जो ऊपर हम एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे हम कंटक लिखते हैं, हम यहां पर चंचल लिखते हैं, इस तरीके से। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक आपका चंद्र बिंदु होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एग्जाम में 3 शब्द होते हैं, हमने कल देखे थे, अनुस्वार, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में उनके उच्चारण करते समय दोनों से हवा निकलती है, मुंह से और नाक से। निर्नुनासिक में केवल मुंह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अनुस्वार में बिंदी है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, जो मनोविकार सूचक शब्द होते हैं, जो हमारे मनो के भाव को बताते हैं, हमारी मन स्थिति को बताते हैं, ऐसे शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द का इस्तेमाल होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कौन से हमारे मनोविकार सूचक शब्द हैं? जैसे हमारे जो ऐसे शब्द जो हमारी खुशी को दिखाएं, हमारे गुस्से को दिखाएं, आश्चर्य को दिखाएं, तो उनके साथ हमेशा यही तो इस्तेमाल होता है और इसे ही कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हम लिखते हैं वह क्या बात है, तो यहां पर यह हमारी प्रसन्नता को दिखा रहा है, हमारे आश्चर्य को दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जहां पर भी मनोविकार सूचक, चाहे शब्दों की बात करें, वाक्यांशों की बात करें या वाक्यों की बात करें, वहां पर विस्मयादि बोधक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे आते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, जहां पर प्रश्न पूछने का भाव हो, वहां पर लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, तो यह बताने वाला है कि मोहन ने यह सवाल पूछा था, यह बताया जा रहा है, यह कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। यहां पर यह आंसर नहीं होगा। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, तो यह भी बताया गया है। अगर आप ऑप्शन डी को पढ़ेंगे, मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो यह एक सीधा सीधा सवाल है और यही इसका आंसर है। कई बार एग्जामिनर आपको इस तरीके के विकल्प देता है कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं किसमें सवाल है और किसमें नहीं है। इनमें भी सवाल की ही बात की गई है, लेकिन वो बताया गया है कि उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा कहा। यहां पर सीधा सीधा सवाल है मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है हंसपद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। हंसपद के मैंने आपको ऊपर नाम बताए, इसका सिंबल बताया, इसका चिन्ह क्या होता है, यह होता है। क्या इस्तेमाल होता है, हमने देखा। हंसपद को त्रुटि विराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हंसपद वाला बहुत बार पेपर में आया है, इसकी परिभाषा पेपर में आई है। ठीक है, कि अगर कोई शब्द लिखने में छूट जाए या गलत हो जाए तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, हंसपद चिन्ह का। इसीलिए इसे त्रुटि बोधक भी कहते हैं, त्रुटि विराम भी कहते हैं और इसे हंसपद भी कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें अर्धविराम का सूचक कौन सा है, तो ऊपर क्लियर कर लिया हमने, पहला ही क्वेश्चन था, अर्धविराम आपका ये होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ये क्या होता है, ये आपका उपविराम होता है और ये आपका अल्प विराम होता है। और ये क्या है, ये फुल स्टॉप है, अंग्रेजी का पूर्ण विराम। ठीक है, हिंदी में ये होता है, अंग्रेजी में एक बिंदु होता है, फुल स्टॉप। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, तो विराम चिन्ह से जुड़ा हुआ एरर, गलती किस वाक्य में है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। हमने ऊपर अभी आपको डिटेल में हमने समझा कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों का प्रयोग देखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस पर विशेष जोर देने के लिए क्या यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा आना था, या डबल इन्वर्टेड कॉमा तब आता है जब हम किसी के वाक्य को वहां पर कोट करते हैं या किसी महत्वपूर्ण कथन को वहां पर लिखते हैं। तो यहां पर आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आना था, यही वाला आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वह आपने तो कमाल कर दिया, यहां पर सही आया है, यहां पर विस्मयादि बोधक आना था। आप कानपुर से कब आए, प्रश्नवाचक आना था। राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। जब संज्ञाएं लगातार आती हैं, क्रमवार आती हैं, उनके बीच में हमेशा अल्प विराम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है
श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? देखिए, कामता प्रसाद गुरु की बात करें, विराम चिन्ह को लेकर इनसे जुड़े 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, और इनके अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया है। पहला प्रश्न की संख्या कितनी है इनके अनुसार विराम चिन्हों की, ये कहते हैं 20 है, ठीक है। और इनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए या उनको अलग दिखाने के लिए हमेशा अर्धविराम का इस्तेमाल होता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसमें और का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको अलग दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। और अर्धविराम क्या होता है? ये होता है जैसे, जब मेरे पास रुपए होंगे, फिर आपने अर्धविराम लगा दिया, तब मैं आपकी सहायता करूंगा। यह एक मिश्र वाक्य है। दोनों वाक्यों को अलग दिखाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? अर्धविराम का। और सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था कि 2 उपवाक्यों को अलग दिखाने के लिए कौन से चिन्ह का इस्तेमाल होता है? अर्धविराम का, ठीक है। नेक्स्ट है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। अब देखिए, उपविराम दिया है यहां पर, ये आपका योजक चिन्ह हो गया, हमने ऊपर जाना था। ये आपका उपविराम है और ये आपका अर्धविराम है, सेमीकोलन, और ये आपका विवरण चिन्ह है। तो अगर आपको ये चीजें पता है, डायरेक्ट आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी में उपविराम का प्रयोग यहां पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? एक समान अधिकरण की बात करें, जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसका आधार हम आगे वाक्य को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेस है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो समान है, एक समान अधिकरण है, तब आपका हमेशा अर्धविराम का इस्तेमाल वहां पर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण हो, जैसे एक वाक्य है, एक थोड़ा सा पैराग्राफ है कि महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, फिर हम लगाएंगे हमारा अर्धविराम, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर अर्धविराम, देश के सामने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो आधार एक ही है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा का अस्त्रों का प्रयोग किया, जो सत्य और अहिंसा के अस्त्र थे उनका इस्तेमाल, और देश के सामने स्वराज का लक्ष्य रखा। तो इनको अलग अलग किससे किया जाएगा? अर्धविराम से। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो बाकी हमारा जो एक मेन वाक्य था कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, बाकी सारे आपके उपवाक्य है, आंदोलन चलाया, इन अस्त्रों का प्रयोग किया, स्वराज का लक्ष्य रखा, ये सारे उपवाक्य हैं। उपवाक्यों को अलग दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्धविराम का करते हैं, ठीक है। तो यह है जब एक समान आधार होगा। जब हम एक जैसे शब्दों की बात करते हैं कि एक जैसे शब्द, जैसे संख्या आ रही है बार बार, तो वहां पर जैसे हम लिख दें राम, रमेश और सुरेश, राम और रमेश के बीच में वहां पर आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपने ध्यान रखना है, अर्धविराम कहां पर है और अल्प विराम कहां पर है। नेक्स्ट है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं होता? उपविराम हमने ऊपर देखा, उपविराम आपका ये होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आपका इस तरीके का होता है, 0 के आकार का होता है, ठीक है। जो लाघव चिन्ह होता है इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जब हम किसी बड़े नाम को या किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखते हैं तो हम उसके पीछे ऐसा 0 वहां पर लगा देते हैं। जैसे हमको डॉक्टर लिखना हो तो डॉक्टर हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जो 0 लगा है यही आपका लाघव चिन्ह है, ये भी होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह से ही जैसा होता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई वार्तालाप करते हैं या संवाद लिखते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, तब आएगा डैश, हिंसा मत करो, इस तरीके से। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है। ऊपर मैंने आपको क्लियर किया कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा उपाधियों को साथ में लिखते हैं तो उनके बीच में हमेशा अर्धविराम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धविराम का इस्तेमाल सिर्फ यहां पर हुआ है, तो ये वाला आपका सही है, ये गलत है। अल्प विराम कभी नहीं आता और ये भी गलत है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो कौन सी वाला सही लिखा गया है? MA BEd यहां पर सही लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
अगर हमने एक वाक्य लिखा और हमें उस वाक्य में किसी शब्द की व्याख्या करनी है, अलग से उसको स्पष्ट करना है और अच्छे तरीके से उसको अलग दिखाना है पूरे वाक्य से, तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है उस अंश को मूल वाक्य से। अब मूल को मुझे और सिंप्लीफाई करना है और सिंपल इसको बनाना है, तो मूल को साथ में कोष्टक लगा दूंगा और उसमें लिख दूंगा मुख्य। तो इस तरीके से वो चीज और क्लियर हो जाएगी। तो जब हमें किसी शब्द की व्याख्या करनी हो तो अलग रखने के लिए या उसको अलग दिखाने के लिए उसके साथ किसका प्रयोग होगा? कोष्टक का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य में लिखते हैं कि क्रिया के भेदों, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं अकर्मक और सकर्मक, तो हमने उस भेदों शब्द को और क्लियर कर दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां पर किया जाता है? अल्प विराम यानी कॉमा की बात हो रही है। कंफ्यूजन मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर में हो जाता है अल्प विराम, अर्ध विराम और उप विराम में। अल्प विराम का प्रयोग हमेशा वाक्य के मध्य में होगा जहां पर बहुत कम ठहराव होता है। कहीं पर भी टिक मत करना, अल्प विराम कभी भी वाक्य की शुरुआत में नहीं आता। जैसे पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में आएगा, अल्प विराम मध्य में आएगा जहां पर बहुत कम ठहराव हो। ठीक है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऊपर 2 बार क्लियर किया उपविराम को। उपविराम का चिन्ह आपका ये वाला है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, उपविराम का इस्तेमाल कहां पर होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं या किसी स्टेटमेंट को किसी दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहां पर उपविराम का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो बुक्स के शीर्षक होते हैं वहां पर यही वाला चिन्ह लगता है। जैसे हम लिख दें मोबाइल और साथ में लिख दें, यहां पर आपका उपविराम आ जाएगा वरदान या अभिशाप। तो इस प्रकार के शीर्षकों में इसको इससे अलग दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उपविराम का, और उपविराम का चिन्ह यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? तो वर्णमाला के बारे में कल वाले वीडियो में डिटेल में देखा था। उसमें हमने एक बात करी थी कि आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है। एक तरफ आपने KTM 2 को लिख लेना है और एक तरफ आपने कचट तप को लिख लेना है। जो आपके 5 प्रमुख वर्ग हैं वो आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। दंत्य पूछा है तो का से कंठ, ता से तालव्य, मा से मूर्धन्य, द से दंत, और दंत वाला कौन सा होता है? ता वर्ग होता है। और ता वर्ग से यहां पर कौन है? ता वर्ग का कैप्टन ही यहां पर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो स्पर्श व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। क वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण हैं आपके क ख ग घ, वो सब क से यानी कंठ से बोले जाएंगे। चा वर्ग सारा तालव्य से बोला जाएगा, टा वर्ग सारा मूर्धन्य से, त वर्ग आपके दंत से, और पा वर्ग आपके होठों से बोला जाएगा। ठीक है, उच्चारण स्थानों को देखकर जरूर जाएं। कल के वीडियो में हमने स्वरों के उच्चारण स्थान को भी देखा था कि कौन से स्वर किस जगह से बोले जाते हैं। कुछ ऐसे आपके वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान पेपर में बहुत आते हैं, जैसे इनको नोट कर लीजिए। एक है आपका ए और ऐ, इन दोनों का आता है बहुत बार। इनको कंठ तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है आपका व वाला आपका दंत ओष्ठ से बोला जाता है, और दंत ओष्ठ से बोला जाने वाला ये एकमात्र वर्ण है, तो बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, इसके अलावा दंतमूल व्यंजन पूछे जाते हैं, तो र और ला ये आपके दंतमूल व्यंजन होते हैं। इस चीज को भी ध्यान आपने रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के विराम चिन्हों वाले टॉपिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। हमने कोशिश करी कि इन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से और सरल भाषा में आपको मैं समझा सकूं ताकि आपके क्विक रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके माध्यम से आपके नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।